अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग के ऊपर मुख्तलिफ चैप्टर्स के लेक्चर चल रहे थे, जिसके अंदर हमने मेजर टॉपिक्स को कवर किया था, जैसा कि इंस्टॉलमेंट सेल्स है, रेशो एनालिसिस है, इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर है, फाइनल अकाउंट है। इसी तरीके से और उसके अलावा हमने कैश फ्लो को भी अच्छा खासा कवर किया। तो उसके अलावा हमारे पास बीकॉम पार्ट 2 में एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम ब्रांच अकाउंटिंग है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम ब्रांच अकाउंटिंग के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अगले लेक्चर से इसके तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे विद कॉन्सेप्ट, और आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या मसले मसाइल स्टूडेंट्स को होते हैं और उसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको भी शेयर करें, ताकि वो आसानी से यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख के अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकें और पेपर में उनको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ब्रांच, ब्रांच होती क्या है। ठीक है जी। तो ब्रांच बेसिकली एक ऐसा कैश जनरेटिंग यूनिट होता है जो कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको इस्टेब्लिश करता है। क्यों इस्टेब्लिश करता है? ताकि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सके इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटीज़, कंट्रीज़ या वर्ल्ड वाइड भी ब्रांचेस आपकी होती हैं। जैसा कि मैं आपको इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल दूं तो आपके जैसे बैंक्स होते हैं, होम अप्लायंसेस के स्टोर होते हैं, फर्नीचर के स्टोर हो गया, शूज़ की आउटलेट्स हो गई, सुपरमार्ट्स हो गए, पेट्रोल स्टेशन हो गए, फूड चेन हो गई या गारमेंट स्टोर्स वगैरह। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ब्रांच कहलाता है। उसके बाद अगर हम ये बात करें कि व्हाट इज़ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस क्या चीज़ होती है, तो हेड ऑफिस बेसिकली वो मेन यूनिट है जो कि आपकी ब्रांचेस को एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कैश जो है वो ब्रांचेस के थ्रू जो कलेक्ट हो रहा होता है वो हेड ऑफिस को रिपोर्ट किया जाता है टाइम टू टाइम। इसी तरीके से हेड ऑफिस जो है वो गुड्स परचेज कर रहा होता है ऑन दी बेसिस ऑफ डिमांड जो कि ब्रांचेस करती हैं। ब्रांचेस बोलती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में कि भाई हमारी ये डिमांड है, ये प्रोडक्ट बिक रहा है, तो हेड ऑफिस उसको प्रोवाइड करता है। और इसी तरीके से जो पेमेंट्स करनी होती हैं ब्रांचेस को वो हेड ऑफिस को रिपोर्ट की जाती हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक हेड ऑफिस है एक जगह पर कराची में। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू मैनेज की जाती हैं हेड ऑफिस के थ्रू। तो ये इसकी डिफरेंट किस्म की ब्रांचेस आ गई। तो ब्रांच अकाउंटिंग में क्या होता है कि हर ब्रांच इन्वेंट्री और सेल्स वगैरह की इंफॉर्मेशन रिसीव करती है किससे? हेड ऑफिस से। ठीक है ना। जो भी हेड ऑफिस ब्रांच को गाइडलाइन करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई हम आपको कितनी इन्वेंट्री भेज रहे हैं, आपने उस इन्वेंट्री को कितनी अमाउंट पर सेल करना है, तो ये बेसिकली ब्रांच अकाउंटिंग कहलाता है। तो ये ब्रांच अकाउंटिंग का सिस्टम है। ठीक है ना। तो ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम में बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बिजनेस के दो अलग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच का सिस्टम और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच का सिस्टम। तो आपके कोर्स के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच का कोर्स हो रहा होता है। ठीक है ना। कोर्स कवर है आपके पास, और इसमें क्या पार्ट नहीं है और क्या है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अच्छा, डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है? डिपेंडेंट ब्रांच नंबर 1 अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करती है, क्योंकि वो हेड ऑफिस की बेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। वो छोटे मोटे अकाउंट्स को मेंटेन करेगी और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हेड ऑफिस को रिपोर्ट कर देगी। नंबर 2 एक्सपेंसेस आर नॉट चार्ज टू ब्रांच।
जो डिपेंडेंट ब्रांच होती हैं उनके ऊपर एक्सपेंसेस को चार्ज नहीं किया जाता, उसकी पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा होता है। नंबर 3, रिसीव शिपमेंट, शिपमेंट रिसीव करते हैं हेड ऑफिस की तरफ से कि भाई हम आपको इतना माल भेज रहे हैं, आपने इसको आगे बेचना है। नंबर 4, नॉट ऑथराइज टू कीप कैश, इनको परमिशन नहीं होती कि आपने अपने पास कैश को रखना है। ठीक है जी। तो ये तमाम का तमाम कैश जो इनके पास आता है वो हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया जाता है। ठीक है जी। 5, मेन अकाउंट कोई भी नहीं बनाया जाएगा, छोटे मोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए पेटी कैश बुक ही मेंटेन की जाएगी। ठीक है। नंबर 6, मेंटेन स्टॉक पोजीशन एंड अपडेट इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, रोज़ाना की बुनियाद पर वो एक सेल रजिस्टर बना लेगा और रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर हेड ऑफिस को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि भाई हमारे पास इतनी इन्वेंट्री है, इतनी बिक चुकी है और हमें इतने की नीड है। तो उसके अलावा समझेंगे डिपेंडेंट ब्रांच एक तरीके से हेड ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि भाई हम हेड ऑफिस का एक सेल्स पॉइंट है। ठीक है ना, हेड ऑफिस का सेल्स पॉइंट है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट ब्रांच की, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच आज़ाद है। फॉर एग्जांपल मुल्क से बाहर भी हो सकती है। अब आपके हेड ऑफिस जो है वो कराची के अंदर पाकिस्तान के अंदर है और आपकी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है जो कि फॉर एग्जांपल हम कहें यूएसए के अंदर है, तो वहाँ तो वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, अपने अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से करेगी। तो इसलिए जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड खुद मेंटेन करती है और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ब्रांच में चार्ज किए जाते हैं। और उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी मर्चेंडाइज खुद डायरेक्टली परचेज कर ले और जो वो कैश कलेक्ट करती है वो उसको यूज़ भी कर सकती है। अच्छा, पेटी कैश बुक तो छोटे एक्सपेंसेस के लिए बनाया जाएगा, लेकिन कैश बुक मेन रिसीप्ट और पेमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए इंडिपेंडेंट ब्रांच बना रही होती है। उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है वो कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन कर रही होती है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ताकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करवाने के लिए जो है वो स्टेटमेंट बनती है उसको भी प्रिपेयर करता है क्लोजिंग पीरियड के ऊपर। और लास्ट पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच है ये समझें कि हेड ऑफिस की तरफ से एक सेपरेट बिजनेस यूनिट की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है जी। तो ये आपको मैंने क्या बात समझाई कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या चीज़ है, ब्रांच क्या है, हेड ऑफिस क्या है और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ब्रांच के दरमियान आपका क्या फ़र्क है। तो इसके बाद हम चलते हैं जो हमारे पास क्या कहते हैं कि जो मेन चीज़ पूछी जाती है हमसे, रेसिप्रोकल एंट्रीज़ के ऊपर जो सवालात आते हैं वो किस तरीके से होते हैं और उसको हमने किस तरीके से मेंटेन करना होता है। क्योंकि रेसिप्रोकल एंट्रीज से मुराद क्या है कि कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि हेड ऑफिस परफॉर्म करता है ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांच, और कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि ब्रांचेज ऑन द बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस बना रही होती हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हेड ऑफिस अलग से हर ब्रांच का लेजर मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से ब्रांच भी हेड ऑफिस का लेजर मेंटेन कर रही होती है और उसी बिना पर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स भी आप प्रिपेयर कर रहे होते हो अपने पेबल्स के लिए और रिसीवेबल के बैलेंस के लिए। ठीक है ना, ताकि कोई भी अगर इवेंट क्रिएट हो हेड ऑफिस का ब्रांच की तरफ से तो उसको रेसिप्रोकेट कर लिया जाए और वाइस वर्सा। ठीक है जी। अब हमारे पास सबसे पहले जो रेसिप्रोकल एंट्रीज आ रही हैं वो परचेज एंड एक्सपेंसेस की हैं कि आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि क्या ट्रांजैक्शन होगी, हेड ऑफिस कैसे रिकॉर्ड करेगा और ब्रांच में उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। तो देखें, जब भी हेड ऑफिस गुड्स परचेज करेगा तो उसको हेड ऑफिस ही रिकॉर्ड करेगा, ब्रांच के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी। हेड ऑफिस उसको परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट करेगा, अगर कैश पर खरीदिए तो कैश क्रेडिट करेगा। नंबर 2, अगर गुड्स शिफ्ट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स बेचता है तो हेड ऑफिस ब्रांच के अकाउंट को डेबिट करेगा क्योंकि उससे अमाउंट रिसीव करनी है, रिसीवेबल के तौर पर उसको ट्रीट करेगा, और गुड्स सेंड टू ब्रांच को क्रेडिट करेगा। ऑन द अदर हैंड ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस से जो है सामान रिसीव करेगी और उसको पे करना है तो वो उसको एज अ पेबल ट्रीट करेगी और गुड्स रिसीव बाय ब्रांच उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है जी।
उसके बाद नंबर 3 में गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस एट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल ब्रांच ने हेड ऑफिस को जो मर्चेंडाइज है वो वापस कर दी, तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी हेड ऑफिस की बुक्स में कि गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेबिट और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट की ये वाली जो एंट्री वो तकरीबन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और ब्रांच क्या करेगी, हेड ऑफिस के अकाउंट को जो क्रेडिट किया था मर्चेंडाइज आने पर उसको डेबिट कर देगी और गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस क्रेडिट कर देगी। उसके बाद जब ब्रांच डायरेक्टली परचेज करेगी गुड, व्हेन ब्रांच परचेज गुड्स डायरेक्टली, तो हेड ऑफिस उसकी कोई एंट्री नहीं बनाएगा, ब्रांच उसकी एंट्री बनाएगी परचेजेज डेबिट कैश या अकाउंट पेबल क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। फिफ्थ में ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, अगर ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस पे करेगा तो हेड ऑफिस पे करेगा तो उसका कैश क्रेडिट होगा, ब्रांच के अकाउंट से वो डेबिट कर देगा। खर्चा हुआ है ब्रांच का तो ब्रांच का एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और हेड ऑफिस ने पे किया तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिक्स में है कि व्हेन ब्रांच पेड इट्स एक्सपेंस, अपना खर्चा अगर खुद पे करे तो हेड ऑफिस में कोई एंट्री नहीं, तो ब्रांच की बुक में उसकी एंट्री होगी एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रेसिप्रोकल एंट्रीज बनती हैं वो सेल्स एंड कैश कलेक्शन की होती हैं। तो नंबर 1, ब्रांच सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, अगर ब्रांच ने उधार पर एंट्रीज गुड्स बेची तो हेड ऑफिस में कोई एंट्री नहीं, ब्रांच उसकी एंट्री बनाएगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है जी। और अगर कैश पर ही बेची हैं तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट की एंट्री बनेगी। नंबर 2, ब्रांच कलेक्टेड कैश फ्रॉम कस्टमर, अगर ब्रांच ने कैश कलेक्ट किया है कस्टमर से तो उसकी हेड ऑफिस में कोई एंट्री नहीं बनेगी, ब्रांच अपने पास कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल से एंट्री बना लेगा। थर्ड में अगर हेड ऑफिस कैश कलेक्ट करता है ब्रांच के कस्टमर से, तो हेड ऑफिस ने कैश कलेक्ट किया तो इसका कैश डेबिट हो जाएगा, ब्रांच के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। और ब्रांच क्या करेगा, अपने कस्टमर के अकाउंट रिसीवेबल को कम करके हेड ऑफिस के अकाउंट को डेबिट कर देगा क्योंकि हेड ऑफिस ने कैश की कलेक्शन की है। उसके बाद फोर्थ है कि गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच ऑन कैश, अगर ब्रांच बेचे तो हेड ऑफिस में कोई एंट्री नहीं और ब्रांच की बुक में कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट से एंट्री बन जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रेसिप्रोकल एंट्रीज हैं वो हैं एसेट और उसकी पेमेंट्स की, और देखते हैं कि एसेट और पेमेंट्स की एंट्रीज हमारे पास किस तरीके से प्रिपेयर की जाएंगी। नंबर 1, अगर आपके पास ट्रांजैक्शन होती है कि जब व्हेन ब्रांच परचेज फिक्स एसेट, अगर ब्रांच कोई फिक्स एसेट खरीदती है तो हेड ऑफिस में कोई एंट्री नहीं बनेगी, तो ब्रांच की बुक में एंट्री बनेगी फिक्स एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, अगर उधार पर खरीदा है तो अकाउंट पेबल क्रेडिट से एंट्री बन जाएगी, ठीक है ना। और अगर नंबर 2, हेड ऑफिस अकाउंट पेबल पेड बाय ब्रांच, लायबिलिटी हेड ऑफिस की है लेकिन पे करता है उसकी पेमेंट करती है ब्रांच, तो अकाउंट पेबल हेड ऑफिस का कम होकर डेबिट हो जाएगा, ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस क्रेडिट कर देगा। ऑन द अदर हैंड कैश पे किया ब्रांच ने तो ब्रांच कैश को क्रेडिट करेगी, किसका पे किया हेड ऑफिस का, तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। उसके बाद थर्ड में ब्रांच अकाउंट पेबल पेड बाय हेड ऑफिस, अब अगर ब्रांच का अकाउंट पेबल हेड ऑफिस पे कर दे तो किसने पे किया हेड ऑफिस ने, तो ये कैश क्रेडिट कर देगा, किसका पे किया ब्रांच अकाउंट डेबिट। और लायबिलिटी किसकी कम हुई ब्रांच की, तो ब्रांच में से अकाउंट पेबल डेबिट और हेड ऑफिस ने पे किया तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर ब्रांच अपना अकाउंट पेबल खुद पे करे तो हेड ऑफिस कोई एंट्री नहीं बनाएगा, ब्रांच की बुक में एंट्री बनेगी अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद अगर कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, अगर ब्रांच कैश कलेक्ट करके हेड ऑफिस को भेजती है तो कैश आया किसके पास हेड ऑफिस के पास, कैश डेबिट, और किससे आया ब्रांच से, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, और ब्रांच ने कैश भेज दिया तो कैश हो जाएगा क्रेडिट उनके पास से और हेड ऑफिस का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और इसी तरीके से लास्ट एंट्री है कि कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, अगर कैश हेड ऑफिस भेजता है ब्रांच को तो हेड ऑफिस से कैश गया क्रेडिट और ब्रांच का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश आया ब्रांच के पास डेबिट, किसके पास से आया हेड ऑफिस का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये आपके पास रेसिप्रोकल एंट्रीज थी। उसके बाद लास्ट रेसिप्रोकल एंट्रीज हैं कि प्रॉफिट या लॉस अगर रिपोर्ट होगा तो उसकी रेसिप्रोकल एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी। तो नंबर 1, नेट इनकम रिपोर्टेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, अगर ब्रांच नेट इनकम रिपोर्ट करती है हेड ऑफिस को तो हेड ऑफिस क्या करेगा, देखें अगर
नेट इनकम होती है तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ब्रांच क्या करेगा, उसको क्लोज करेगा हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर, तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हो जाएगा और हेड ऑफिस क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑन द अदर हैंड अगर इसने डेबिट किए है तो हेड ऑफिस को प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करके ब्रांच के अकाउंट को डेबिट कर देगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर नेट लॉस ब्रांच रिपोर्ट करती है हेड ऑफिस को, तो लॉस के केस में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी कहाँ जाती है सर, डेबिट में। वो क्लोज करेगी हेड ऑफिस के अकाउंट में तो क्रेडिट कर देगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को और हेड ऑफिस को कर देगी डेबिट, तो उसको हो जाएगा लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट हेड ऑफिस की बुक्स में और ब्रांच का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी। तो यहाँ तक के आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास मर्चेंडाइजिंग का बिलिंग मेथड क्या होगा। ठीक है ना, यानी कि जो हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो उसका बिलिंग मेथड क्या होगा। तो बेसिकली 3 तरीके के मेथड हैं जो कि ब्रांच यूज़ कर रही हेड ऑफिस यूज़ कर रहा होता है ब्रांच के लिए। नंबर 1 आपके पास है मर्चेंडाइज शिपमेंट टू ब्रांच एट एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर जो शिपमेंट कर रही है हेड ऑफिस ब्रांच को, वो क्या होगा कि गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट विदाउट मेंटेनिंग एनी मार्जिन, कोई भी मार्जिन रखे बगैर। ठीक है ना, हेड ऑफिस जितनी कॉस्ट थी, जितनी कॉस्ट पर खरीदा था उसी कॉस्ट पर उसको डिलीवर कर देगी और फिर वो उसको आगे बेचेगी। नंबर 2 मर्चेंडाइज शिपमेंट टू ब्रांच अबव कॉस्ट। इसमें क्या होगा कि ओवर वैल्यूड गुड्स सेंड की जाएंगी ब्रांच को, यानी कि हेड ऑफिस जितने कॉस्ट पर सामान खरीदेगा उसको छुपा लेगा, उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स को, और उसके ऊपर कुछ मार्जिन मेंटेन करके आगे शिपमेंट कर देगा किसको, ब्रांच को। तो उसकी एंट्री जो है वो क्या बनाई जाएगी, ब्रांच डेबिट गुड सेंड टू ब्रांच क्रेडिट, जो कि पीछे भी हमने बताई थी, लेकिन उसमें जो मार्जिन मेंटेन होगा वो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट करेगा हेड ऑफिस। तो इसके ऊपर हम वर्किंग इंशाल्लाह अगले लेक्चर से करेंगे। थर्ड जो आपका पार्ट है वो है मर्चेंडाइज शिपमेंट टू ब्रांच एट सेल प्राइस, यानी कि पहले से एक फाइनल प्राइस जो है वो बता दी जाएगी हेड ऑफिस की तरफ से, जो कि नॉर्मली डिपेंडेंट ब्रांच की सिस्टम में होता है। उसको बता दिया जाएगा कि भाई आपने अपनी तरफ से कोई प्राइस डिसाइड नहीं करनी, हम आपको बता रहे हैं कि आपने इस प्राइस के ऊपर बेचना है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच एट सेल प्राइस का ये पार्ट होगा। ये आपके बीकॉम के एडीसी के सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसलिए हम बीकॉम वालों को ये चीज़ नहीं पढ़ाएंगे। वैसे मैं इसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन बीकॉम वाले इसकी और इसकी तैयारी करेंगे। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आज का बेसिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस के ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं।